गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 10। आज फिर आपका न्यू टॉपिक और न्यू टॉपिक में जो पॉलिटिकल पार्टीज था उसके बारे में मैंने पढ़ाया था आपको। उसमें हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज शुड बी, ये मैंने बताया था। किसी भी कंट्री में कितने तरह के पॉलिटिकल पार्टीज होने चाहिए ये मैंने आपको बताया था। उसमें मैंने बताया था 1 पार्टी सिस्टम, 2 पार्टी सिस्टम और मल्टी पार्टी सिस्टम। और मैंने आपको बताया भी था इसके एग्जाम्पल के साथ कि इंडिया मल्टी पार्टी सिस्टम है, यूएसए और यूके 2 पार्टी सिस्टम, और चाइना का एग्जाम्पल दिया था मैंने 1 पार्टी सिस्टम। 1 पार्टी सिस्टम को नॉट गुड डेमोक्रेटिक सिस्टम में से कह सकते हैं आप है 1 पार्टी सिस्टम को। तो अब ये देखना है इस तीनों सिस्टम जो मैंने बताया आपको, मल्टी पार्टी सिस्टम, 1 पार्टी सिस्टम और 2 पार्टी सिस्टम में सबसे बेहतर सिस्टम कौन सा है, बेटर, विच सिस्टम इज बेटर। एक्चुअली ये क्वेश्चन ही इसका रियल आंसर है कि ये क्वेश्चन ही अच्छा नहीं है, गलत है। ये क्वेश्चन आप पूछ नहीं सकते, पूछना प्रॉपर नहीं है कि कौन सा पार्टी सिस्टम बेहतर है ये। क्योंकि किसी भी कंट्री में और किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री या नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री में जो पॉलिटिकल पार्टीज का फॉर्मेशन, चाहे 1 पार्टी सिस्टम, 2 पार्टी सिस्टम या फिर मल्टी पार्टी सिस्टम, डिपेंड करता है उसके नेचर ऑफ द सोसाइटी, यानी किस तरह की सोसाइटी वहां पे है। सोशल एंड द रीजनल डिवीजन, सोसाइटी का डिवीजन किस तरह से हुआ है उस पर डिपेंड करता है। और वहाँ की राजनीति का हिस्ट्री क्या है, पॉलिटिक्स का हिस्ट्री क्या है, किस तरह की पॉलिटिक्स वहाँ पे एडॉप्ट कर रखा है लोकल पीपुल ने, और सिस्टम ऑफ इलेक्शन इस पर भी डिपेंड करता है। ये सभी सरकमस्टांसेज हैं जिस पे डिपेंड करता है कि कौन सी पार्टी किस कंट्री में एडॉप्ट किए जाते हैं और कहाँ पे ये चल पाता है। जैसा कि मैंने कहा कि चाइना में पीपुल को फ्रीडम नहीं है पॉलिटिकल पार्टी फाउंडेशन करने का, लेकिन फिर भी वहाँ पे लोग उसी गवर्नमेंट को लाइक करते हैं। हमारे देश में मल्टी पार्टी सिस्टम है, बहुत सारी पार्टी है, जबकि पार्टी अधिक होने से सोसाइटी फैक्शन में बढ़ जाता है, फिर भी हमारा सोसाइटी इसको एक्सेप्ट करता है। तो ये नेचर है किसी भी सोसाइटी का, किसी भी कंट्री के पॉपुलेशन का, जिसपे पॉलिटिकल पार्टीज का होना डिपेंड करता है। एग्जाम्पल देख लीजिए, इंडिया का जो मल्टी पार्टी सिस्टम एडॉप्ट किया गया उसका रीजन है सोशल एंड ज्योग्राफिकल डिवीजन ऑफ द कंट्री। हमारे देश का सोसाइटी का डिवीजन डिफरेंट वे में है, कई तरह के हैं, और ज्योग्राफिकल डिवीजन, हमारे देश का जो ज्योग्राफिकल एरिया है उसका भी डिवीजन के कारण ही हमारे देश में पॉलिटिकल पार्टी मल्टी पार्टी सिस्टम को एडॉप्ट किया गया, और ये डाइवर्सिटी के कारण ही हमारे देश में मल्टी पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम को एडॉप्ट किया गया। इसलिए कह सकते हैं कि किसी भी कंट्री में पॉलिटिकल पार्टीज का एडॉप्शन मीन्स आपके ये मल्टी पार्टी सिस्टम, सिंगल पार्टी सिस्टम या 2 पार्टी सिस्टम, डिपेंड करता है उस कंट्री के और पॉपुलेशन के नेचर पे। ओके, तो इसके आगे हमें पढ़ना है नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज। किसी भी कंट्रीज में 2 टाइप ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज होते हैं, स्पेशली डेमोक्रेटिक फेडरल गवर्नमेंट में। मैंने पहले भी आपको फेडरलिज्म पढ़ाया है। तो फेडरल फॉर्म ऑफ सिस्टम और गवर्नमेंट में दुनिया में 2 तरह की पॉलिटिकल पार्टीज वर्क करती है। पहला पार्टी है पार्टी प्रेजेंट इन द फेडरल यूनिट। यहाँ फेडरल यूनिट्स मतलब कि पूरे देश में उसका प्रेजेंटेशन होना चाहिए, ऐसी पार्टी जो उसका प्रेजेंटेशन होल कंट्री में होता है। और दूसरा जो है पार्टी प्रेजेंट इन ऑल सेवरल यूनिट्स ऑफ द फेडरेशन। तो ये 2 तरह की पार्टी होती है। इंडिया में जो है पार्टी जो है वो पहला पार्टी जो है कंट्री वाइड पार्टी है। वह पार्टी जो कंट्री वाइड प्रेजेंटेशन जिसका होता है उसे नेशनल पार्टी के नाम से जाना जाता है।
ये पूरे भारत में स्प्रेड है, देश के हर स्टेट्स में ये फैले हुए हैं पॉलिटिकल पार्टीज। इनका पॉलिसी भी एक ही होता है, इनका प्रोग्राम भी एक ही होता है, इसके जो स्ट्रेटजीज बनाए जाते हैं ऑल ओवर डिफरेंट स्टेट्स में, उसी पॉलिसी को फॉलो किया जाता है, उसी प्रोग्राम को चलाया जाता है, उसी स्ट्रेटजी को फॉलो किया जाता है। तो इसे किस नाम से जानते हैं? नेशनल पार्टी के नाम से जाना जाता है। उसी तरह जो पार्टी है सेवरल यूनिट्स में प्रेजेंट होते हैं, उसे स्टेट पार्टी के नाम से भी जाना जाता है। ओके, नेक्स्ट जो पॉलिटिकल पार्टी जो हमें पढ़ना है, इलेक्शन कमीशन पॉलिटिकल पार्टीज को रजिस्टर करती है। हमारे देश में जो इलेक्शन कमीशन है वो हमारे देश के डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज को रजिस्टर करके रखती है। उसके ऑफिस में वो रजिस्टर्ड होते हैं उसके, और सभी पॉलिटिकल पार्टीज को इक्वली ट्रीट करती है इलेक्शन कमीशन। सभी पॉलिटिकल पार्टीज को इक्वली ट्रीट करती है इलेक्शन कमीशन। लेकिन कुछ खास स्पेशल पार्टीज जो लार्जर पार्टी है, उस लार्जर पार्टी को स्पेशल फैसिलिटी भी देती है वो, क्योंकि उसका प्रेजेंटेशन ऑल ओवर इंडिया में होता है, बिग पार्टी वो कहलाती है, उससे स्पेशल फैसिलिटीज भी देती है। उसमें उसका यूनिक सिंबल होता है। क्या होता है? यूनिक सिंबल उससे देते हैं। सिंबल मीन्स पॉलिटिकल पार्टीज का जो पहचान होता है, सिंबल वो होता है। जैसा कि आप जानते हैं बीजेपी का सिंबल कमल है, कांग्रेस का सिंबल हाथ स्टाफ है, ये सभी सिंबल उसके यूनिक सिंबल है। एंड दैट यूनिक सिंबल इज डिमांडेड बाय द पॉलिटिकल पार्टीज, जिससे वो रजिस्टर करती है इलेक्शन कमीशन और देती भी है सिंबल, एक तरह से पहचान के रूप में। और इस पार्टी को क्या, कौन सी पार्टी कहते हैं? रिकॉग्नाइज पार्टी। कौन सी पार्टी कहते हैं? इसे रिकॉग्नाइज पार्टी कहते हैं। तो इस तरह पॉलिटिकल पार्टीज को रिकॉग्नाइज करने का इलेक्शन कमीशन ने कुछ क्राइटेरिया बना रखा है, कुछ अपने तौर तरीके बना रखे हैं उसे पहचान करने के लिए। वो क्राइटेरिया क्या है? देखिए, अगर किसी पॉलिटिकल पार्टीज को स्टेट पार्टी का दर्जा दिया जाता है, मीन्स किसी पॉलिटिकल पार्टीज को राज्य स्तरीय दर्जा दिया जाता है, तो उसके लिए उस पॉलिटिकल पार्टीज को एटलीस्ट 6% वोट, कितने परसेंट? 6% वोट गेन कर रहे होंगे एमएलए के इलेक्शन में। 6% मीन्स ऑल ओवर वोट जो कास्ट हुआ, उस टोटल वोट का 6% वोट अगर गेन कर लेती है एमएलए के इलेक्शन में, मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर इलेक्शन में, तो उस पार्टी को स्टेट पार्टी का दर्जा दिया जाता है। और अगर वो कम से कम 2 सीट गेन कर जाती है, जीत जाती है स्टेट लेवल पे एमएलए का सीट, उस स्टेट में, जिस स्टेट की ये पार्टी हो, उस स्टेट में एटलीस्ट 2 सीट वो गेन करती है, जीतती है, तो उसे स्टेट पार्टी का दर्जा दिया जाता है। दूसरा पार्टी जो है वो है नेशनल पार्टी। नेशनल पार्टी का प्रेजेंटेशन ऑल ओवर कंट्री में होता है। उसका जो क्राइटेरिया है पहचान का, वह भी 6% वोट ही है। लेकिन एमपी के इलेक्शन में, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के इलेक्शन में, लोकसभा के इलेक्शन में, जब वह कोई पॉलिटिकल पार्टी 6% वोट गेन करती है और एमएलए के इलेक्शन में, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन में 4 स्टेट में वो 6% वोट गेन करती है, तो उससे नेशनल पार्टी का दर्जा दिया जाता है। या 4 सीट एमपी के, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स के 4 सीट अगर वो गेन करती है ऑल ओवर इंडिया में, तो उसे नेशनल पार्टी का दर्जा दिया जाता है। तो इस तरह नेशनल इलेक्शन कमीशन ने 2 तरह के पार्टी का रिकॉग्नाइज किया। एक होता है स्टेट पार्टी और दूसरा होता है नेशनल पार्टी। ओके, अभी तक मैंने आपको पढ़ाया डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज
नेशनल पार्टी और स्टेट पार्टी। और नेशनल पार्टी और स्टेट पार्टी को रिकॉग्नाइज करती है कौन? इलेक्शन कमीशन रिकॉग्नाइज करती है। ये मैंने आपको बता दिया। अब हमें पढ़ना है हमारे देश में जो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी जो उसके बारे में पढ़ना है, स्पेशली जो नेशनल पार्टी है पहले उसकी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए। तो पहले जो पॉलिटिकल पार्टी हमारा है, जो ओल्डेस्ट पॉलिटिकल पार्टी है, वो आपको आईएनसी है, जिसे आप नेशनल पार्टी के रूप में दर्जा दिया गया है। और ये ओल्डेस्ट पार्टी हमारे देश में सबसे पुराना पार्टी है। इसका फाउंडेशन 1885 में हुआ और इसके फाउंडेशन में ए.ओ. ह्यूम का नाम आपने सुना होगा। ए.ओ. ह्यूम ने इसको फाउंडेशन किया था। इसके जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे वो W.C. बनर्जी थे, जिन्होंने इसको फाउंडेशन किया। ए.ओ. ह्यूम के सपोर्ट से फाउंडेशन किया गया। इसके फाउंडेशन के पीछे भी एक हिस्ट्री है। ए.ओ. ह्यूम जो थे वह भारतीयों के बहुत सपोर्टर्स थे, इंडियन के बहुत सपोर्टर थे। और लंबा स्ट्रगल जब इंडिया में चल रहा था टू गेट फ्रीडम फ्रॉम द ब्रिटिश गवर्नमेंट, ए.ओ. ह्यूम ने इंडियन लीडर को सपोर्ट किया, एक तरह से एडवाइस किया कि आप जब तक किसी ऑर्गेनाइजेशन का फाउंडेशन नहीं कर सकते हैं, आप स्ट्रांगली ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट नहीं लड़ सकते। इसलिए एक ऑर्गेनाइजेशन का फाउंडेशन करें। और उनके एडवाइस पे ही आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस का फाउंडेशन हुआ 1885 में हुआ। आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, बिफोर द इंडिपेंडेंस और जस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस हमारे देश में डोमिनेंस रहा है, प्रभावशाली रहा है। अंडर द आईएनसी के और इंडियन नेशनल कांग्रेस के अंदर ही देश को आज़ादी मिली, स्ट्रगल किया और आज़ादी मिली देश को इंडिपेंडेंस में। उसके बाद भी कंटिन्यू अंडर द गाइडलाइंस ऑफ द जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंडिपेंडेंस के बाद भी वो देश में डोमिनेंस रहा पूरी तरह से। इंडियन नेशनल कांग्रेस मॉडर्न सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक का फाउंडेशन करना चाहते हैं। सेकुलर मीन्स धर्मनिरपेक्ष देश का फाउंडेशन उसने किया और करवाया, देश में रिपब्लिक का फाउंडेशन करवाया। ये हमारे देश में कंटिन्यू फर्स्ट इलेक्शन से लेकर के 1977 तक कंटिन्यू शासन किया इसने, कांग्रेस का शासन रहा देश में। उसके बाद बीच में स्प्लिट हुआ। स्प्लिट होने के दौरान 3 साल तक ये गवर्नमेंट से आउट रही और 3 साल के बाद फिर 1990 में ओवरवेलमिंग मेजोरिटी से ये जीत करके आती है और फिर गवर्नमेंट बनाती है। फिर 1989 तक वो गवर्नमेंट में रहती है। इसके बाद इसका धीरे धीरे परसेंटेज ऑफ वोट का है और धीरे धीरे डोमिनेंस इसका समाप्त हो रहा है। ये पार्टी सेंट्रिस्ट पार्टी कहलाती है। सेंट्रिस्ट मीन्स न तो लेफ्ट को सपोर्ट करना न राइट को सपोर्ट करना। यहाँ लेफ्ट और राइट से मतलब है कम्युनिस्ट को सपोर्ट करना। लेफ्ट को अगर सपोर्ट करते हैं मीन्स कम्युनिस्ट विचारधारा को सपोर्ट करते हैं, और राइट को सपोर्ट करते हैं तो कैपिटलिस्ट विचारधारा को सपोर्ट करते हैं। इसने किसी को एडॉप्ट नहीं किया। इसने सेंट्रिस्ट मतलब कुछ आइडियोलॉजी इन्होंने कैपिटलिस्ट का लिया, कुछ आइडियोलॉजी इन्होंने कम्युनिस्ट का लिया और दोनों को मिला करके देश में उसको इम्प्लीमेंट किया। कांग्रेस पार्टी सपोर्ट करती है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को। ये न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का मतलब है कि देश के अंदर फॉरेन गुड्स एंड द फॉरेन टेक्नोलॉजी और फॉरेन इन्वेस्टमेंट को एक्सेप्ट करना। ये न्यू इकोनॉमिक टेक्नोलॉजी, इसको एक्सेप्ट करती है कांग्रेस पार्टी। In the Lok Sabha election held in 2004, Congress party emerged as the largest party with 145 members और leads the ruling United Progressive Alliance। ये आज भी यूपीए का लीडिंग पार्टी है, यूपीए को लीड करता है ये, ठीक है। तो ये कांग्रेस पार्टी का फर्स्ट जो हमने आपको बताया, ये आपको कांग्रेस पार्टी, इसका फाउंडेशन भी ओल्डेस्ट पार्टी है। आज के डेट में ये थोड़ा सा यूँ कहें कि इसके सपोर्टर्स की संख्या घट गई है, बट इसका प्रेजेंटेशन आज भी नेशन वाइड है।
ओके, इसके साथ ही मैं आपको इस टॉपिक से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन देने जा रहा हूँ। इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करके और शाम को आप सेंड करेंगे। क्वेश्चन है, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। मैंने बताया था आपको 1 पार्टी सिस्टम, 2 पार्टी सिस्टम और मल्टी पार्टी सिस्टम। तो इस तीनों पार्टी सिस्टम को आप एक्सप्लेन करके लिखकर और शाम को एज ए होमवर्क सेंड करेंगे। ओके, थैंक यू।